गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं जॉब एक्सपी चैनल। जॉब एक्सपी जो चैनल है यह ज्ञान एक्सपी का ही एक चैनल है जिस पर कि हम केवल आपके गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा नया नोटिफिकेशन है वह है बीपीएससी 68th एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी हर साल पेपर लेती है, राज्य स्तरीय पेपर। ठीक है, जिसमें कि वह क्या करती है, इस पेपर के तहत एसडीएम डीवाईएसपी जैसे पोस्ट पे क्या करती है, भर्ती करती है। तो इसीलिए इस बार बीपीएससी 68 की वैकेंसी आ चुकी है और आपका 25 नवंबर से फॉर्म भी भरना शुरू हो चुका है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने कुल पोस्ट है, कब से फॉर्म भरना जारी किया जा चुका है और इसकी क्राइटेरिया क्या क्या है, यानी कि कौन व्यक्ति इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो इसके बारे में, तो इस बार जो सबसे बड़ी पोस्ट आई है वह पोस्ट आपके पुलिस उपाधीक्षक की पोस्ट सबसे बड़ी आई है, जो कि गृह विभाग के अंतर्गत होता है। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, 8 है। इस प्रकार से, और यहाँ पे न्यूनतम आयु कितनी है, 20 ईयर्स है। ठीक है। तो जैसा कि पता है, पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ जगह पे न्यूनतम आयु 20 ईयर्स किया गया है और कुछ जगह पे 21 ईयर्स, कुछ जगह पे 22 ईयर्स है। जो मैक्सिमम एज है वह 37 है पुरुष के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और महिला के लिए बात करें या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, सबके लिए कितना है, 40 साल है ओबीसी के लिए, और महिला वर्ग के लिए कितना है आपका, 40 ईयर्स का टोटल आपका टाइम दिया हुआ है। और एससी एसटी के लिए जो है आपका मैक्सिमम 42 ईयर्स तक व्यक्ति फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो इस तरह से कई सारे आपके पोस्ट दिख रहे हैं। जिला समादेष्टा का, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, काराधीक्षक यानी कि जो वहां पे होते हैं, फिर राज्य कर सहायक आयुक्त, यानी कुल आपका लेवल 9 की जो पोस्ट है वो यहाँ तक आपकी है, कहाँ तक, बिहार शिक्षा सेवा तक। उसके बाद आपकी लेवल 7 की पोस्ट हो जाती है, जिसकी की ग्रेड पे आपकी कितनी होती है, 4600। और जो लेवल 9 है उसकी ग्रेड पे 5200 से 5400 ग्रेड पे होती है। ठीक है। जैसे कि अब श्रम प्रवर्तन अधिकारी इसका लेवल 7 में आता है, आर ओ आर जो आता है सब इसी के तहत आता है आपका। ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हो गए, आप नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। हमारा जो मेन काम है, पहले मैं वो आपको बता दूं कि कैसे किया जाएगा। क्योंकि जो फॉर्म में एक चीज पहले ही बताया जा चुका है, जैसा कि आपको पता है बीपीएससी 67 जो होने वाला था, पहली बार तो पेपर लीक होने की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया था। दूसरी बार दो एग्जाम डेट निकाले गए थे कि एक दिन में नहीं, 2 दिन में पेपर लिए जाएंगे, तो बच्चों ने काफी हंगामा किया था, इस वजह से उनको पेपर का क्या था, टालना पड़ा था, राइट। और एक ही दिन में पेपर लिया गया था। इस वजह से इस बार नोटिफिकेशन में पहले ही एक चीज बता दिया गया है। पहला चीज ये बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार जो आपकी पदों की संख्या है वो घट बढ़ सकती है। ठीक है। तो इस बार के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता। और अगर आवेदन संख्या अधिक होगी तो उसके आधार पे एक से अधिक पालियों में क्या किया जाएगा, परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये बात पहले ही बताया जा चुका है। अब शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके लिए अगर हम बात करें, तो अगर बीपीएससी की फॉर्म की बात करते हैं या फिर इसके समकक्ष जो भी आता है, वहां पे शैक्षणिक योग्यता में बस एक चीज मांगा जाता है, स्नातक अथवा स्नातक के इक्विवेलेंट अगर कोई भी आपने पोस्ट किया है, जैसे कि आपने बीए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है या फिर इंजीनियरिंग किया हुआ है, यानी किसी भी सेक्टर से, किसी भी क्षेत्र से आपने ग्रेजुएट अगर आप हो, तो आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। क्या था, कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा, यानी कि अगर आप स्नातक नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। केवल ग्रेजुएट बच्चों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। अब आरक्षण सुविधा बात करें तो आरक्षण संबंधी बात वही है, जैसे कि आपको हर एक एग्जाम में दिया जाता है। जनरल में ईडब्ल्यू एस आ गया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको 10% मिलता है, तथा अन्य जो पहले, जैसे पहले मिलता था ओबीसी एससी एसटी तथा महिला वर्ग को, वैसे आपका आज भी मिलता है। लेकिन आरक्षण उन्हीं को दिया जाएगा जो कि बिहार के निवासी हैं। यानी कि अगर आप अदर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश के हो या फिर किसी अन्य स्टेट के हो, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, लेकिन वहां पे आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। ठीक है। उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा और स्थायी निवास प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि बिहार का ही होना चाहिए। और चीजें अगर बात करें
अब देखते हैं कि आरक्षण कोटि क्या है। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन्हीं लोगों को क्या होगा, इसका फायदा मिलेगा आपका आरक्षण का। तो यानी कि जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे अपना ले सकते हैं। क्लियर। लेकिन एक बात और है कि ईडब्ल्यूएस उन्हीं का मान्य होगा जो 1 साल के अंदर का होगा। ऐसा नहीं कि अपने 4-5 साल पहले बना करके रख लिया हो आप फिर कि सर हमारा मान्य नहीं हुआ। तो 1 साल वैलिडिटी होती है ईडब्ल्यूएस की, इसलिए अगर आपका नहीं बना हो तो जल्दी से आप बनवा लीजिए और फिर अपने फॉर्म को क्या करिए, कंप्लीट करिए। ठीक है। बाकी सब उन्हीं के बारे में दिया गया है। उम्र सीमा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, न्यूनतम 20 ईयर्स, कुछ पदों के लिए 21 तथा कुछ पदों के लिए 22, और मैक्सिमम जो है जनरल कैटेगरी के लिए 37 है, ओबीसी तथा महिला के लिए 40 है, और एससी एसटी के लिए 42 है। तो ये बात आपको पहले याद रखनी पड़ेगी। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उसके अकॉर्डिंग अपना एज क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। राइट। और अगर बात करें आयु सीमा दिया हुआ 1 जनवरी 1963 के बाद। ठीक है। अब आपके यहाँ पे चूंकि कुछ आपके पुलिस से संबंधित भी पोस्ट होते हैं तो वहां के लिए कुछ जगहों पे क्या होना चाहिए, शारीरिक क्षमता मांगा जाता है। ठीक है। अगर बिहार पुलिस सेवा की बात करते हैं, अगर बिहार पुलिस सेवा के तहत अगर किसी पोस्ट में आप जा रहे हैं तो वहां पे आपकी क्या चाहिए, अगर न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 5 फीट 5 इंच, यानी 5 फीट 5 इंच से कम अगर आपकी हाइट है तो फिर आप पुलिस सेवा में नहीं जा सकते हो। क्लियर। और छाती की जो माप होनी चाहिए बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 32 इंच होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए शारीरिक माप के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, 5 फीट 3 इंच होना चाहिए। यानी कि जनरल के लिए 5 फीट 5 इंच और एससी एसटी के लिए क्या होना चाहिए, 5 फीट 3 इंच होना चाहिए। तथा इनकी अगर छाती 31 इंच की है तभी भी काम चल जाएगा। ठीक है। यानी कि बिना फुलाए। ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि आर्मी में या फिर अन्य सिपाही पोस्ट पे जाते हो तो एक बार आपकी सीना ऐसे नापा जाता है, एक बार कहा जाता है आप फुलाइए फिर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीजें नहीं है। यहाँ पे बस आपका 32 इंच जनरल के लिए और बाकी के लिए 31 इंच होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया कि शुल्क कितना होगा। ठीक है। तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते होंगे और बिहार के फॉर्म अप्लाई करते होंगे तो आपको पता है कि बिहार में हमेशा एक चीज होती है कि जो भी फॉर्म आते हैं शुल्क उसके महंगे ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सामान्य अभ्यर्थी के लिए जनरल के लिए कितना होना चाहिए, 600 रुपये रखा गया है। केवल बिहार राज्य के जो एससी और एसटी है उनके लिए मात्र 150 रुपये, यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग आप करते हो तो फिर 600 रुपया, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 150 रुपया। और फिर एक अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि यदि बिहार राज्य के आप रहने वाले हैं और महिला उम्मीदवार है तो आपको भी मात्र 150 रुपये ही देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात हुई है कि महिलाओं के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देखा गया है। ठीक है। अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हो यानी कि विकलांग हो जो 40% से अधिक हो उनके लिए भी 150 रुपया तथा अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया। यानी कि यहाँ पे ओबीसी को नहीं बताया है, केवल वहां पे सामान्य अभ्यर्थी बताया है, लेकिन नीचे बोल दिया कि अन्य सभी के लिए भी 600 रुपया। यानी कि अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो फिर आपको 600 रुपया तो देने ही पड़ेंगे अगर इस पे एग्जाम देना चाहते हो तो। राइट। अब आपको ये बताया गया कि फी कैसे कैसे फी को जमा करना है। आपको फोटो पहचान पत्र आवश्यक है। ठीक है। ये आपको लगाना पड़ेगा, इस समय खास तौर पे आधार कार्ड लगा दीजिए तो काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो एग्जाम होने वाला है उसमें परीक्षा की संरचना क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो कोई भी अगर पीएससी एग्जाम लेती है, ठीक है, तो उसके एग्जाम के 3 पैटर्न होते हैं। पहला होता है, पहले पीटी होता है आपका एक, जिसको प्रीलिम्स कहा जाता है, फिर मेंस होता है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो प्रीलिम्स अगर देखा जाए तो जैसे उत्तर प्रदेश जब आता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2 पेपर होते हैं लेकिन बिहार पीसीएस में केवल आपका एक पेपर होता है पीटी में, जो अभी तक आपका हो रहा था। ठीक है। इसी में आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 क्वेश्चंस में यहाँ पे अभी तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था लेकिन अब आपके निगेटिव मार्किंग दे दिया गया है। बाकी आपका सिलेबस क्या रहता है, हम सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो अब क्या लिखा गया यहाँ पे, बड़े बड़े
अक्षरों में कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए क्या होगा, नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा। ठीक है, और कुल अंक कितने होंगे, 150 अंक होंगे टोटल अंक। आप परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की होगी, और जो परीक्षा की क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 150 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, और उसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार से आपकी निगेटिव मार्किंग ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अभी निगेटिव मार्किंग कितना होगा अभी इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वो उसी टाइम पे आपको पता चलेगा थोड़े दिन पहले। ठीक है, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी यह आपको पता होगा कि जो पीएससी एग्जाम लेती है पीसीएस के लिए, उसमें प्रारंभिक परीक्षा का नंबर जो होता है मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता है। यानी कि पीटी में जब आप क्वालिफाई करोगे, पीटी में जब आप पास हो जाओगे, फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसके तहत मेंस का एग्जाम लिया जाता है, और केवल आपका मेंस और इंटरव्यू के आधार पे ही आपकी सिलेक्शन होता है यहाँ पे। यानी पीटी में बस आपको क्वालिफाई करना है, जो कि कितना लिया जाएगा, तो जो आपकी कुल वैकेंसी है, कुल वैकेंसी का 10 गुना लिया जाएगा, जो कि कितना 250 प्लस वैकेंसी इस बार आई है। ठीक है, 250 प्लस वैकेंसी आई है, और जितनी वैकेंसी है इसका 10 गुना उम्मीदवारों को लिया जाएगा पीटी पास करके। ठीक है, यानी 250 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 2500, यानी 2500 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इससे थोड़ा ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम मान लीजिए जितने भी बच्चे फॉर्म भरे उसमें से 3000 बच्चों को मेंस के लिए क्या किया जाएगा, छाटा जाएगा। क्लियर। अगला क्या कह रहा है आपका, कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की क्या होगी, समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, भारत का इतिहास तथा बिहार का इतिहास। अब एक बात याद रखिएगा, बिहार पीसीएस के पेपर आप देने जा रहे हो तो आपको बिहार स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए भारत के इतिहास के साथ आपको बिहार के इतिहास के बारे में जानना होगा। सामान्य भूगोल जानना होगा तो बिहार के भी प्रमुख भौगोलिक, यानी बिहार के भूगोल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं, भारत के राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी की बात कर रही है, तथा आजादी के पश्चात, आजादी के बाद बिहार की इकोनॉमी कैसी रही है उसके बारे में आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। तथा भारत की राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपका आईएनएम है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, और उसके साथ साथ उस आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही है उसके बारे में भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये सारे आपके सिलेबस रहे टोटल। इसके बारे में मैं डिटेल्स में सिलेबस अलग वीडियो हम लेकर के आएंगे, तब आपको बताएंगे। फिर क्या होगा, ये रहा आपका प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस का क्या होने वाला है, मेंस के बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको केवल एक मेंस के लिए बच्चों को छांटना होता है। प्रीलिम्स मेरिट जो बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के आधार पे बनती है। ठीक है, तो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में यहाँ पे मुख्य 3 विषयों की होती है। ठीक है, मुख्य परीक्षा कितनी होती है, 3 विषयों की होती है। एक तो पहले आपका सामान्य हिंदी होता है जो कि 100 अंक का होता है, लेकिन जो हिंदी रहता है क्वालिफाइंग रहता है, मेरिट लिस्ट में इसका नंबर ऐड नहीं किया जाता है, आप इस बात को याद कर लीजिए। और हिंदी में ही आपके जितने सारे अगर लेटर्स होते हैं, ऐसे राइटिंग होती है, कुछ ग्रामर होती है, कुछ वोकैब होती है, सारी हिंदी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और कितना मिनिमम 30% अंक आना आपका अनिवार्य है। इसके अलावा 2 पेपर, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकेंड, जीएस के 2 पेपर होते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं, और ये कैसे होते हैं, ये आपके लिखित होते हैं। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होता है, और वो भी आपका 300 मार्क्स का होता है। यानी मेंस जो होता है आपका कुल 900 नंबर, 900 मार्क्स का कुल मेंस होता है, और इसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 120 मार्क्स का होता है। यानी कुल जो आपका रैंक निर्धारित होता है वो 1020 नंबर पे रैंक निर्धारित होता है। यानी कि 2 जीएस के पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसी में आपके जीएस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन इसी में रहते हैं। कुछ क्वेश्चन यहीं पे मैथ के भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल पेपर रखना होगा, जैसे सामान्य हिंदी पहला, फिर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट, और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकेंड। और उसके अलावा आपके लिए ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो कोई भी आप इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आप और जान लीजिए, अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल में जो है
आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो उसी सब्जेक्ट को ऑप्शनल चुन सकते हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से, आप इंजीनियरिंग किए हुए हो, किसी भी सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो। ठीक। फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स आप पास कर जाते हो, तो फिर आपका क्या होता है, मुख्य परीक्षा के लिए भी फॉर्म आपका सरकारी रिजल्ट पे शो किया करता है और वहां से आपको फॉर्म फिर से अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स जब पास कर लोगे उसके बाद क्या सारा मैटर है। इंटरव्यू के बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया कि भाग 3 में इंटरव्यू होता है जो कि 120 मार्क्स का होता है, और इसी के आधार पे क्या होता है, बाद में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसके बाद आपका फाइनल चयन होता है। ठीक है, फिर आपका स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में बात करें तो इसमें कुछ होता है आपका स्वास्थ्य परीक्षण। तो आपको जैसा पता है, किसी भी आप एग्जाम में सिलेक्ट होते हो तो आपका मेडिकल तो कराना ही पड़ता है, तो वैसे मेडिकल आपका यहाँ पे भी होता है। ठीक है, फिर मेधा सूची कैसे तैयार की जाएगी, मैंने अभी आपको बताया कि 900 नंबर के मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 120 नंबर, कुल 1020 नंबर पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट होगी उस पोस्ट को आपको दिया जाएगा कि आपका जो नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक आएगा, और जिस रैंक तक जो पोस्ट मिलती है उस पोस्ट पे आप एलिजिबल होगे जाने के लिए। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे दिया है, आपका कितना दे दिया है, 1/3 क्वेश्चन फॉर इच सेक्शन शैल बी सिलेक्टेड। ठीक है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर -1/2। क्लियर। अब सबसे बड़ी बात की फॉर्म की तिथि क्या रहेगी, तो आपका फॉर्म अप्लाई करना शुरू किया जा चुका है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यानी 25 नवंबर से शुरू हो चुका है, आज आपका 27 नवंबर है, 25 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू किया जा चुका है और 20 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट का मेथड क्या रहेगा, पेमेंट का मेथड आपको पता है, इस समय सारी चीजें ऑनलाइन चलती है। हाँ, इसके बाद क्या होगा, आपको फॉर्म भरते टाइम एक चीज ध्यान रखना होगा, जब आपको पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से फाइनल सबमिशन के लिए क्या करना होगा, आपको वहां पे जाना होगा, पुनः आपका जो आईडी होगा और पासवर्ड होगा, जब उसको आप लॉगिन करोगे तो फाइनल जब तक सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका पेमेंट करने के बाद कोई फायदा नहीं है, तो फाइनल सबमिट एक बार आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्या क्या आपको भरना है, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जानने की चीजें नहीं है। बाकी महत्वपूर्ण निर्देश कि आपको क्या क्या चीजें लाना है क्या नहीं लाना। तो इस तरह से आपका ये था आपका बीपीएससी 68th एग्जाम का नोटिफिकेशन, जिसका आ चुका है, फॉर्म भरना शुरू किया जा चुका है। इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो और आप चाहते हो कि राज्य स्तर की एक बेहतरीन जॉब में जाना, तो आप बीपीएससी को फिलअप कर सकते हो, और इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होता है, इसमें आप इसको आप अप्लाई करिए और इसमें आप सिलेक्शन लीजिए और आप अपना भविष्य एक बहुत ही बेहतर बना सकते हो। ठीक है, हम इसी तरह मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ जो आपकी इस समय रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।